गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी आज क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कौन सा थर्ड थॉट्स तीसरा विचार, जिसे हम अगर हिंदी के सही अर्थ में बोलें तो हम कहेंगे पुनर्विचार। यानी एक तो होता है थॉट, एक होता है सेकंड थॉट। लेकिन जब हम किसी बात को लेकर के किसी डिसीज़न पर पहुंचने का सोचते हैं, ठीक है ना, आप कह सकते हैं रिकंसीडरेशन, एक वर्ड है, रिकंसीडरेशन करते हैं, उसे कहते हैं पुनर्विचार, और उसी को कहा जाता है थर्ड थॉट्स। ईवी लुकस ने जो है इसे लिखा है, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन में देखिए, द टाइटल थर्ड थॉट इज एन ह्यूमेरियस काइनेज इंस्पायर्ड बाय द इडियम सेकंड थॉट, ठीक है ना। ये जो हास्यास्पद रचना है, ये सेकंड थॉट यानी पुनर्विचार मुहावरे से प्रेरित है, विच मीन्स जिसका अर्थ है एन ओपिनियन और रिसोल्यूशन रीच्ड आफ्टर रिकंसीडरेशन, ठीक है ना, जिसका मतलब है विचार के बाद किया जाने वाला विचार। ये आप कह सकते हैं एक निश्चय, एक प्रस्ताव, जो हमें कह सकते हैं फाइनली हमारे डिसीज़न पर लेके जाता है, ठीक है बेटा। बहुत ही अच्छा और इतना प्यारा ये लेसन है। द नरेटर इज़ अ सैटायर ऑन ह्यूमन वीकनेस, और जो नरेटर है, जो रचनाकार है, जो लेखक है, वीकनेस फॉर मनी एंड एक्सपोज however money is involved, man's noble sentiments and morally admirable ideal soon fade away। ये जो रचना है, ये पैसे के प्रति मनुष्य की कमजोरी पर एक व्यंग है, तथा यह वास्तविकता को प्रकट करती है कि कैसे पैसा जो है वो सम्मानित हो जाता है, वहाँ मानव की ईमानदारी या भावनाएं, या कह सकते हैं नैतिक रूप जो है, वो प्रशंसनीय आदर्श जो है वो शीघ्र लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यानी पैसा जो है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है ना, जबकि मनुष्य को इम्पोर्टेंस कम दी गई है। हम अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, ठीक है ना। हालांकि कुछ क्षेत्रों में और कुछ हम अगर कहें पर्सनल लाइफ्स के अंदर इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, Man is basically selfish and materialistic, and for the sake of money he can reconsider and even change his noble and ideal thoughts in his everyday social behavior, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें कि मानव मूल रूप से स्वार्थी तथा भौतिकवादी है, और पैसे के लिए अपने दैनिक सामाजिक व्यवहार में अपने आदर्शों, विचारों पर सोच विचार करता है, पुनर्विचार करता है, और उसे बदल भी सकता है ना। देखिए, यानी पैसा एक ऐसी चीज़ है, मनी एक ऐसी चीज़ है कि वो मैन को परफेक्ट बनाने से रोक देती है, ठीक है। आगे देखिए,
The essay also gives us a deep insight into the business psychology and philosophy of the world of trade and commerce, where impulse is negation of magnetism and buying and selling are the perfectly straightforward matter between dealer and customer. ठीक है ना? इस निबंध के अंदर हमें व्यावसायिक मनोविज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। आप कह सकते हैं वाणिज्य क्षेत्र की जो मनोदशा है उसके आंतरिक प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, जहाँ भावुकता व्यापारिकता से ज़्यादा सरल नहीं होती। यानी वो कहते हैं ना कि व्यवहार बिना व्यापार नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना अच्छी तरह से। व्यवहार बिना व्यापार नहीं, लेकिन यहाँ पे व्यवहार और मानवता जो है वो सारी की सारी धूमिल हो जाती है जब हमारे सामने एक प्रॉफिट और मनी की बात आती है। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है और इस ह्यूमन नेचर को आप बदल नहीं सकते। ठीक है ना? आपने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि लोगों के पास में पैसा तो हो जाता है लेकिन वो बुद्धि नहीं होती। ठीक है ना? यानी कई लोगों के पास में मनी तो है लेकिन उससे वो अपने आप को मेक नहीं करता और परफेक्ट नहीं बनता। ठीक है? या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मनी तो होती है लेकिन राइट बिजनेस में, या आप कह सकते हैं राइट वे में जो है वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिससे न केवल वे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों का भी टाइम और मनी वेस्ट करवाते हैं। ठीक है ना? ऐसे कई सारे उदाहरण आपके सामने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और बात बताई गई है। द डीलर, इस लेसन में द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक ही कैन एक्सपोर्ट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट। यानी इसमें जो डीलर है, जो विक्रेता है और ग्राहक के बीच बेचना व खरीदना एकदम सीधा विषय है। ठीक है ना? हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, कोई भी हमें जो है आइटम चाहिए होता है तो हम उसको, दुकानदार को उसका पेमेंट देते हैं और दुकानदार जो है हमें वो वस्तु जो है हमें दे देता है। इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर। और अगर विक्रेता को इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है तो वो हमें वह वस्तु दे देता है। द narrative is the perfect blend of fancy, humor and satire। और यह रचना न केवल कल्पना, हास्य व व्यंग का एक सटीक मिश्रण है ना? जो नरेटिव है, ठीक है ना, जो रचनाकार है उसने इन तीनों चीज़ों को, यानी इसमें कल्पना है, ठीक है ना, सोच है व्यक्ति की, हास्यास्पद कुछ स्थितियां हैं, ठीक है ना, और व्यंग यानी मानवीय मूल्यों पर व्यंग जो है वो प्रकट करता है। बहुत ही अच्छा पाठ है, अच्छा लेसन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीस्ट ऑफ लेसन के बारे में, इसकी मुख्य बातों के बारे में। थर्ड थॉट is a new idiom coined by the author। थर्ड थॉट जो है ये एक तरह से इडियम की तरह ऑथर जो है हमें पेश करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन एंड वेल नोन इडियम। और ये आम तरह से हमारे सामने एक इडियम की तरह, ठीक है ना, एक कहावत की तरह हमारे सामने आती है, जिसे हम कहते हैं सेकंड थॉट
पुनर्विचार। सेकेंड थॉट मीन्स वंस मोर कंसिडरेशन, और सेकेंड थॉट का मतलब होता है एक बार पुनर्विचार करना, गिवन टू एन इश्यू, ठीक है ना। जो बात बताई गई है, जो इश्यू बताया गया है, उस पर पुनर्विचार करना। द राइटर गोज ऑन कंसिडरिंग एंड चेंजिंग हिज आइडियाज डायरेक्टेड बाय द सेल्फिश मोटिव। ध्यान से सुनना, ये मेन पॉइंट है। द राइटर, लेखक महोदय जो हैं, गोज ऑन कंसिडरिंग एंड चेंजिंग हिज आइडियाज, वो रह कर अपने विचारों को बदलते रहते हैं, डायरेक्टेड बाय द सेल्फिश मोटिव, कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावनाओं से प्रेरित होकर। These thoughts replace the lofty and generous idea by the selfish thoughts and worldly wisdom। और ये जो कह सकते हैं विचार है, ये हट जाते हैं, ठीक है ना। कैसे विचार? हाँ, अच्छे विचार हट जाते हैं, किसके कारण? सेल्फिशनेस के कारण, ठीक है ना। These are known as the third thought। और इसी कारण विचार पर किया जाने वाला पुनर्विचार क्या कहलाता है? थर्ड थॉट कहलाता है। इट इज अ फिट लिटिल टू द ऐसे, और इस ऐसे के अंदर जो है ये एकदम फिट बैठता है। अगर हम इस लेसन का नाम सेकंड थॉट रखते तो थोड़ा सा अलग लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर इसमें थर्ड थॉट लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर में जो रिकंसिडरेशन की जो कह सकते हैं आदत है, एक कह सकते हैं हैबिट है, उसे कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ मानव के सारे विचार क्षीण हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। एट फर्स्ट द नरेटर थॉट टू गिव हाफ ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले नरेटर क्या सोचता है कि मैं उसे मेरी प्रॉफिट का कितना दे दूं? हाफ दे दूं। अब मैं आपको इस कहानी की थोड़ी एक डीप बात बताना चाहूँगा। क्या होता है, नरेटर मार्केट में घूमते घूमते किसी ठेले वाले के पास में पहुंचता है, जिसके पास में बहुत सारी बहुरंगी पेंटिंग्स होती हैं। उन सभी पेंटिंग्स के बीच में एक महान पेंटर जिनका नाम टर्नर है, उनकी भी एक पेंटिंग होती है। बट जो विक्रेता है उसे इस बात का नॉलेज नहीं होता है। वापस सुन लीजिए, उस विक्रेता को इस बात का पता नहीं होता है कि उसकी इतनी सारी पेंटिंग्स के अंदर टर्नर की ओरिजिनल पेंटिंग है। तो क्या होता है, नरेटर उस ठेले वाले के पास में जाता है और उससे पूछता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, कि इस पेंटिंग की कॉस्ट क्या है। तो क्या होता है, जब नरेटर उस विक्रेता से उस पेंटिंग को खरीदता है तो विक्रेता भी बड़े गुड मूड में कहता है कि सर इसकी कीमत जो है वो 10 सेलिंग है, ठीक है ना। कितनी है? 10 सेलिंग। और नरेटर को पता होता है कि दिस इज़ द ओरिजिनल टर्नर पेंटिंग, और नरेटर जो है उस पर कितने पैसे कमाता है? उसे 50 पाउंड में बेचता है। यानी आप इमेजिन करिए कि 10 रुपये की चीज़ को 500 रुपये में बेचा उसने, ठीक है ना, इतना डिफरेंस। तो वो ये सोचता है कि यार वो बेचारा गरीब इंसान था, ठीक है ना, मैंने
उस दुकान से, आप कह सकते हो उसके ठेले से, जिस पेंटिंग को ख़रीदा वो ओरिजिनल पेंटिंग थी, ठीक है ना. ही डिड नॉट नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द पेंटिंग. तो क्यों ना मैंने जितना कमाया है उसका हाफ प्रॉफिट जो है वो उसको दे दिया जाए. तब आप सब जानते हैं कितना कमाया, 490 रुपीज़ अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो अब 490 का वो आधा देगा, यानी 10 सेलिंग में खरीदी हुई चीज़ को नरेटर ने कितने में बेचा, 50 पाउंड में. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसका. तो एट द फर्स्ट द नरेटर थॉट टू गिव हाफ ऑफ प्रॉफिट. पहले तो नरेटर ने सोचा कि मैं उसको आधा मेरे प्रॉफिट का हिस्सा दे दूंगा. ही रिवाइव्ड, देखो रिकंसिडरेशन हो रहा है, दिस डिसीजन एट 3:30 AM. लेकिन रात भर सोचते सोचते जब दूसरे दिन सुबह के 3:30 हुए तो उसने एक नया डिसीजन लिया. ही अर्ज्ड इट वॉज माई आइज. उसने ये विचार किया वो मेरी आँखें थी. दैट इलेक्टेड द टर्नर, जिसने टर्नर को चुना, इलेक्ट किया. सुनना बेटा अच्छी तरह से. द डीलर हैड फेल्ड, और डीलर तो उसमें फेल था. ही डिड नॉट नोट द रियलिटी ऑफ द पेंटिंग एंड आई नो what is the reality of the painting. The 10 pounds will be sufficient, he further urged, and the dealer will expect the same from other. 5 would be plenty. ध्यान से सुनना बेटा. देखो पहले क्या कह रहा था कि मैं मेरे प्रॉफिट का कितना दे दूंगा, उसको हाफ दे दूंगा, है. तो आप देख लीजिए 50 पाउंड है तो 25, ठीक है. लेकिन सोचते सोचते सुबह के 3 बज गए और उसने क्या सोचा कि नहीं 10 पाउंड दे देते हैं, ठीक है. लेकिन वापस वही रिकंसिडरेशन किया, ठीक है ना. तो लास्ट में उसने सोचा नहीं 5 पाउंड ही बहुत है, ठीक है ना. ये फालतू में इतने देने से कोई मतलब नहीं है. देखिए है ना ह्यूमन नेचर, है. जहाँ लालच आ जाता है ना, वहाँ पे सारी की सारी मानवताएं क्षीण हो जाती है. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट मॉर्निंग, और इसके बाद में दूसरे दिन सुबह, ही फर्दर अर्ज्ड गॉडेस ऑफ बिजनेस. उसने गॉडेस ऑफ बिजनेस कौन है, लॉर्ड लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है ना. गॉडेस ऑफ बिजनेस कौन है, लक्ष्मी माता, को उसने अर्ज किया, ब्रॉट द प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के बारे में सोचा कि क्या पता माँ लक्ष्मी नाराज न हो जाए, है ना. अ बिजनेसमैन इज नेवर इम्पल्सिव. एक व्यापारी जो है ना वो कभी भ्रमित नहीं होता, है ना. यानी एक व्यापारी अगर हर किसी पे दया करनी शुरू कर दे तो उसका व्यापार बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना. 1 पाउंड इज सफिशिएंट. है ना बेटा. देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, हाफ से कहाँ आया 10 पे, 10 से कहाँ आया 5 पे, और 5 से कहाँ आ गया 1 पे, ठीक है ना. 1 पाउंड इज सफिशिएंट. दैट आफ्टरनून ही फॉरगॉट सेंडिंग इट. और उस दोपहर को उसने उस पैसे को भेजना है वो भूल गया. यानी नरेटर जो था ना वो ये सोच रहा था कि यार मैंने इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया तो उसे मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना, मनी ऑर्डर से. ठीक है बेटा. अब देखिए हमारे नेक्स्ट, द ऑथर फ्रेंड्स वांट टू शो हाउ selfishness
and narrow mindedness spoil our mind, कि किस तरह से एक स्वार्थ और छोटी मानसिकता जो है वो हमारे दिमाग को स्पॉइल कर देती है। स्पॉइल का मतलब हाँ, खराब कर देती है। एंड साउल, और हमारी आत्मा को भी क्या कर देती है, खराब कर देती है। फर्स्ट द नरेटर थिंक दैट द डीलर वॉज एन ऑनेस्ट। सबसे पहले नरेटर ने क्या सोचा कि जो डीलर है वो कैसा है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार है, फेयर मैन, सीधा आदमी है। एंड ही शुड गेट हाफ द प्रॉफिट, और उसे लाभ का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। देन ही कम टू द 10 पॉइंट्स, और फिर वह किस पे आ गया, 10 पॉइंट पे। हमने आगे पढ़ा है सारा। देन ही थिंक गिव अवे इवन 5 पाउंड्स, और फिर उसने सोचते सोचते कितने पे आ गया, 5 पाउंड पे आ गया। विल बी द इनफ, कि ये पर्याप्त है। एंड एट द एंड, और अंत में ही सेंड नो मनी, और अंत में उसने पैसा भेजा ही नहीं, ठीक है ना। एंड दस, और इस प्रकार बार्गेन्स विद हिज ओन साउल। ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। और इस प्रकार उसने अपनी आत्मा से क्या किया, बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग का मतलब जानते हो, मोल भाव करना, है ना। यानी अपनी आत्मा से ही लड़ता रहा, आधा दे दूँ, ठीक है ना, इतना दे दूँ, इतना दे दूँ, ठीक है ना। और अंत में मनी ऑर्डर भेजा ही नहीं। वो जो एनवेलप था ना, वो उसने अपने पास ही रख दिया, उसे पोस्ट ही नहीं किया। द स्टेटमेंट एम्बॉडीज द ट्रू स्पिरिट, और ये जो कथन है ये वास्तविकता का प्रदर्शन करते हैं, वास्तविक आत्मा का प्रदर्शन करते हैं। यानी मानव जो है वो अपने पुरुषार्थ के जो मूल्य होते हैं ना, पैसे के सामने क्षीण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा ये लेसन है, इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब हम बात करें होमवर्क के बारे में। और बेटा ध्यान रखना, ये जो भी मैं अपने वीडियोस के अंदर आपको जो क्वेश्चंस बताता हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज़ बी सीरियस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द नरेटर go to the market with the intention of buying the painting? ध्यान से सुनना। Did the narrator go to the market? क्या लेखक जो है वो इस सोच के साथ में बाजार गया, with the intention, इस इरादे के साथ, of buying the painting, कि उसे क्या खरीदनी है, पेंटिंग खरीदनी है। हाउ डिड ही हैपन टू बाय इट, और उसको वह किस तरह से खरीदता है। कहने का मतलब है, क्या वर्णनकर्ता या नरेटर पेंटिंग खरीदने के इरादे के साथ बाजार जाता है और वह इसे कैसे खरीदता है, ठीक है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। सेकंड, व्हाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर, ठीक है ना। व्हाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर। जो डीलर है, जो दुकानदार है, ने उस ड्राइंग को
वर्णनकर्ता को इतने सस्ते में क्यों बेचा? हाँ, आपको उत्तर आ गया होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट अ जेन्युइन टर्नर, कि उसे पता ही नहीं था कि वो वास्तव में टर्नर की पेंटिंग है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, विच हैबिट ऑफ द स्टोरी टेलर leads him to examine and re-examine his ideas of sending a part of the profit of the dealer. ध्यान से सुनना, मैं वापस पढ़ रहा हूँ। Which habit of the storyteller leads him to examine and re-examine his idea of sending a part of the profit of the dealer? यानी वर्णनकर्ता की कौन सी आदत उसे डीलर को लाभ का एक भाग भेजने के विचार पर परीक्षण और पुनः परीक्षण करवाता है। वही जो एक वर्ड है ना, रिकंसिडरेशन, ठीक है ना, करवाता है। ठीक है ना। तो भाई वो सोचता है कि वो बेचारा कह सकते हैं ना, एक वो वर्ड है ना, इनोसेंट पर्सन है, और किसी भोले भाले इंसान के साथ में हमें कभी बुरा नहीं करना चाहिए। तो पहले तो बड़ी बड़ी महानताएं दिखाई दी, लेकिन जब प्रॉफिट को देखा तो सारी महानताएं वहीं धरी की धरी रह गई। ठीक है ना। इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेसन को अच्छी तरह से मैंने आपको समराइज़ किया है। ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको देने हैं 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है ना, ईच। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई द टाइटल थर्ड थॉट्स, यानी थर्ड थॉट्स को उचित ठहराए। देखो, ये क्वेश्चन हमें इसलिए दिया गया है कि वास्तव में थर्ड थॉट भी होना चाहिए। भाई वैसे पुनर्विचार का मतलब तो सेकंड थॉट है, लेकिन यहाँ पे थर्ड थॉट दिया है, तो क्या थर्ड थॉट भी होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है ना। ये नरेटर के हिसाब से एक नई इडियम दे रखी है, और ये क्यों बताया गया है? क्योंकि इट इज़ based on the common and well known idiom second thought. ठीक है ना। and second thought mean on the more consideration given to an issue. The writer goes on considering and changing his idea directed by the selfish motive, है ना। यही था, और क्या था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी इम्पोर्टेंट है। मेंशन द रीजंस गिवन बाय द नरेटर फॉर चेंजिंग द रिसोल्यूशन विद ईच रिकंसिडरेशन। ठीक है ना। यानी अपने प्रत्येक पुनर्विचार से अपने संकल्प को बदलने के लिए वर्णनकर्ता द्वारा दिए गए कारणों का उल्लेख कीजिए कि वे कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हुई कि नरेटर का माइंड जो है वो चेंज होता गया। ठीक है ना। आपको पता ही होगा, पहले तो उसने, हाँ याद करो, फर्स्ट ही थॉट दैट ही गिव हाफ ऑफ द प्रॉफिट एंड देन ही रिवाइव्ड कितने बजे? हाँ, 3:30 AM, that the 10 pounds is sufficient, and then 5 pound, and then 1 pound, and at the last he forget to sending the money, है ना, होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, how did the
intended note to the dealer. Read and did it ever reach him? ठीक है ना, कि डीलर को लिखे गए नोट या पत्र में उसने क्या लिखा और वह वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। देखिए इस कहानी में ये भी बात बताई गई है कि जो नरेटर है ना वो एक लेटर लिखता है और उस लेटर में वो लिखता है कि भाई वास्तव में जो मैंने आपसे पेंटिंग खरीदी थी वो ओरिजिनल टर्नर की थी, ठीक है ना, जो मैंने आपसे 10 सीलिंग में खरीदी और उसे 50 पाउंड में बेची, ठीक है। अब मैं जो है आपको उसका इतना हिस्सा देने जा रहा हूँ, लेकिन जब हिस्सा देना ही नहीं था तो लेटर पोस्ट कौन करेगा, है ना। तो इस कहानी के अंदर हम ये कह सकते हैं ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छा जो है वो उदाहरण दिया गया है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।